We are not SEBI registered advisor. This video is only for educational purposes and please take your financial advisor's advice before making any investment decision. आज हम IIFL फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक NBFC है जो ऑलमोस्ट 25 साल से ऑपरेट कर रही है। हम इसकी हिस्ट्री जानेंगे, इसमें ओवर द ईयर्स क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उसके बारे में समझेंगे और फ्यूचर में कंपनी के क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले कंपनी की हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो 1996 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ। ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज प्रोबेबिलिटी रिसर्च एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। द नेम ऑफ द कंपनी वॉज लेटर चेंज टू इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। 2006 में इन्होंने लैंडिंग बिजनेस में एंट्री ली। 2008 में इन्होंने IIFL वेल्थ भी शुरू किया। 2010 में इन्होंने गोल्ड लोन बिजनेस शुरू किया। 2017 में एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी का इन्होंने एक्विजिशन भी किया जिसका नाम था समस्ता माइक्रो फाइनेंस। 2017 में IIFL ने 5 पैसा को डीमर्ज करके लिस्ट किया। 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक जीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। 2019 में इन्होंने एक और डीमर्जर किया। IIFL सिक्योरिटीज़ और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट को अलग अलग कर दिया और IIFL होल्डिंग्स का नाम बदल के रख दिया IIFL फाइनेंस। अब कंपनी के मेजर बिजनेस सेगमेंट पे नज़र डालते हैं। इनके लोन पोर्टफोलियो में मेजर पोर्शन है होम लोन्स का 35%, 31% गोल्ड लोन्स का पोर्टफोलियो है और 10% माइक्रो फाइनेंस का, 16% बिजनेस लोन्स और बाकी 8% कैपिटल मार्केट और कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट के लोन है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मेजर पोर्शन होम एंड गोल्ड लोन्स के हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स ओवर द ईयर्स कैसे चेंज हो रहा है। 2015 में इनके होम लोन्स का कंट्रीब्यूशन 0 था, 24% गोल्ड लोन्स, 33% बिजनेस लोन्स, 20% कमर्शियल लोन्स। 2015 में माइक्रो फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ था। 15% कैपिटल मार्केट में और कमर्शियल व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन था अराउंड 8%। आज की डेट में अगर फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो होम लोन से अप्रॉक्सीमेटली 35%, गोल्ड लोन्स 31% पे है, बिजनेस लोन्स 15%, माइक्रो फाइनेंस जो कुछ नहीं था वो 11% पे आ गया है, कमर्शियल एंड रियल एस्टेट मार्केट जो 20% के ऊपर था वो अब सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 6% तक आ गया है। कैपिटल मार्केट जो 15% था वो सिर्फ 2% रह गया है। कमर्शियल व्हीकल्स जो 8% था वो इन्होंने अब बंद ही कर दिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि होम लोन्स और गोल्ड लोन्स जो कि सिक्योर्ड लोन्स माने जाते हैं उनका कंट्रीब्यूशन है अराउंड 66%, जो पहले हुआ करता था अप्रॉक्सीमेटली 24%। तो 24% से 66% तक आना ये काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज है। कमर्शियल एंड रियल स्टेट लोन्स ये एक रिस्की लोन्स है बिकॉज इसमें डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो 2000 FY15 में ये 20% था और अब जाकर ये हुआ है 6%। तो ओवर द ईयर्स इसमें गिरावट देखने को मिली है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बिजनेस लोन्स ये भी एक रिस्की लोन्स है और इसको इन्होंने 33% से 15% तक ला के दिखाया है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन्होंने ओवर द ईयर्स रिस्कियर सेगमेंट्स को कम किया है और इनका मेजर फोकस रहा है होम लोन्स और गोल्ड लोन्स पे। इनका टोटल AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 2015 में था 16,176 करोड़, जो कि बढ़कर हो गया है 46,780 करोड़ इन Q3 ऑफ FY22। तो लास्ट 5 से 6 सालों में AUM 23% CAGR से ग्रो किया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पिछले 5-6 सालों में काफ़ी मेजर इवेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल FY16-17 में डीमोनेटाइजेशन आया था, 18-19 में NBFC क्राइसिस आया था। तो इन मेजर इवेंट्स के बावजूद भी इन्होंने अपनी लोन बुक अच्छे से ग्रो करी है। 2017, 18, 19 में बहुत सारी NBFCs को इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे और बहुत सारी NBFCs बैंकक्रप्ट भी हो गई थी। फॉर एग्जांपल ILFS, दीवान हाउसिंग एक्सेट्रा। ये डिफ़िकल्टी के बावजूद भी इन्होंने अपनी लोन में
प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया है और लोन बुक ग्रो भी करी है विद 23% CAGR, जो कि एक कमेंडेबल एफर्ट है। अब हम इनके सोर्सेस ऑफ फंड के बारे में जानेंगे कि आगे इनको लोन देने के लिए इनके पास फंड कहाँ से आते हैं। तो मार्च 2016 में 48% टर्म लोन्स थे जो कि मेनली बैंक से लिए जाते हैं, 34% फ्रॉम बॉन्ड्स, 0% फ्रॉम रीफाइनेंस और 18% फ्रॉम कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर्स शॉर्ट टर्म लोन होते हैं और ये थोड़े रिस्की होते हैं बिकॉज इसको एट मैक्सिमम 1 साल में चुकाना पड़ता है और IIFL लोन्स देता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इससे एक एसेट लाइबिलिटी मिसमैच क्रिएट हो सकता है। आपको याद होगा कि 2018-19 में ILFS क्राइसिस हुआ था। तब ILFS ने भी ये इशू फेस किया था एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का। उस टाइम NBFCs को कमर्शियल पेपर्स के थ्रू पैसा उठाने में भी काफ़ी दिक्कतें आने लगी थी, मगर उस टाइम पे भी IIFL ने सक्सेसफुली अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और ओवर द इयर्स कमर्शियल पेपर्स का यूज़ बंद करा। अभी इनका मेजर पोर्शन बॉन्ड्स और टर्म लोन से है जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं एज कम्पेयर टू कमर्शियल पेपर्स। नेक्स्ट हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज पे नज़र डालते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ओवर द ईयर्स अच्छा रहा है। ये पिछले सालों में ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है। 9 मंथ ऑफ FY22 में ये ऑलमोस्ट 6.9% तक आ गया है। ROA को देखेंगे तो इसने भी ओवर द ईयर्स अच्छा परफॉर्म किया है। FY17 में ये 2% था जो कि 9 मंथ FY22 में 2.8% तक आ गया है। कंपनी ने पिछले 9 महीनों में अपना हाईएस्ट एवर ROA पोस्ट किया है। तो ये दोनों रेशियोज़ के बढ़ते हुए ट्रेंड्स को देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा साइन है। अब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन इक्विटी ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में। बेसिकली जो भी री रेटिंग होती है किसी भी कंपनी की वो ROA एंड ROE पे काफ़ी डिपेंड करती है। तो अगर ROA और ROE अच्छा है तो मार्केट जनरली उस कंपनी को अच्छा वैल्यूएशन देगा। FY15 में ROE अप्रॉक्सीमेटली 15% था। तो अभी अगर हम देखेंगे 9 मंथ के बेसिस पे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20% तक आ गया है। नेक्स्ट हम कॉस्ट टू इनकम देखेंगे। FY17 में ये 40% था और अभी ये 39% है बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हायर है रिसेंट टाइम्स में बिकॉज पिछले 9 महीने में कंपनी ने 550 ब्रांचेस खोली है और 6000 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, जिसकी वजह से कंपनी की कॉस्ट बढ़ गई है। और जैसे जैसे ये ब्रांचेस मैच्योर होंगी ऑपरेटिंग लेवरेज पिक्चर में आएगा और कॉस्ट कम होंगी और इसके इनकम्स और प्रॉफिट्स इंप्रूव होंगे। अभी हम कंपनी की नेट एसेट क्वालिटी को देखेंगे। तो ग्रॉस NPS और नेट NPS के नंबर्स देखते हैं तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। FY17 में ये 1.6% थे GNPS और अभी ये बढ़कर हो गए 2.79%। रिसेंटली RBI का एक नोटिफिकेशन आया जिसमें NPS रिकॉग्निशन नॉर्म्स फॉर NBFCs उसमें कुछ चेंजेस किए गए। इसलिए लास्ट क्वार्टर 2 के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में NPS काफ़ी बढ़ गया है। अदरवाइज मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये अराउंड 2.2 या 2.3% के आसपास रहने चाहिए थे, जो कि बुरे नंबर्स नहीं है। नेट NPS को देखेंगे तो ये FY17 में 0.52% थे, जो कि बढ़कर हो गया है 1.47%। अगर मैनेजमेंट ने ये बोला है कि अगर RBI का सर्कुलर नहीं आता तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास स्टेबलाइज रहता है। कंपनी का प्रोविजन कवरेज रेशियो अप्रॉक्सीमेटली 133% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये बताता है कि कंपनी ने अहेड ऑफ द टाइम काफ़ी अच्छी प्रोविजनिंग कर रखी है और जैसे जैसे आने वाले क्वार्टर्स में प्रोविजंस कम होंगे जो कि कंपनी के प्लान्स हैं, वैसे वैसे नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट इज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो FY21 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 761 करोड़, जो कि FY22 में 9 मंथ्स का प्रॉफिट है 867 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ को बताता है। बैंकिंग सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, अब हम उस पर नज़र डालेंगे। IIFL की बुक में 2 टाइप के लोन हैं। एक तो बैलेंस शीट एसेट है जो IIFL की खुद की बुक पे प्रेजेंट है और सेकंड इज़ असाइंड एसेट।
सपोज IIFL ने एसेट सोर्स करे हैं और IIFL ने इन एसेट को आगे बैंक्स को बेचते हैं। तो जब ये एसेट को असाइन किया जाता है आगे बैंक्स के पास, तो IIFL उस पर कुछ फीस चार्ज करता है, लेकिन जो रिस्क होता है उस एसेट पे वो बैंक की बैलेंस शीट पे चला जाता है। NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स जो बैलेंस शीट एसेट्स है वो है 7.3% और NIM ऑन असाइंड एसेट है 6.3%। असाइंड एसेट पे NIM बैलेंस शीट मार्जिन से कम है अराउंड 6.3%, बट इसमें रिस्क भी कम है बिकॉज असाइंड एसेट में वो एसेट IIFL की बुक्स में नहीं रहता, वो बैंक्स की बुक्स में चला जाता है। तो ये दोनों काफ़ी अच्छे नंबर्स है। कॉस्ट टू इनकम 33% से अप्रॉक्सीमेटली आ गया है 39% तक। तो इसका रीज़न तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट इज PPOP यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। AUM के कंपैरिजन में इसका रेशियो देखेंगे तो ये भी अच्छे से बढ़ रहा है। प्रोविजंस एज कंपेयर टू PPOP अगर हम देखेंगे तो ये 48% से अप्रॉक्सीमेटली 41% तक आ गया है। तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि IIFL फाइनेंस ने सिग्निफिकेंट प्रोविजनिंग करी थी, इसलिए कोविड के टाइम प्रोविजंस बढ़ गए थे, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में प्रोविजंस की ज़रूरत कम पड़ेगी। जैसे जैसे प्रोविजंस कम होंगे वैसे वैसे IIFL के प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे और इनकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट्स भी अच्छे दिखेंगे। रिटर्न ऑन एसेट Q3 FY21 में 3% है, जो कि अब 2.9% तक आ गया है। हिस्टोरिकली ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास रहते थे और मैनेजमेंट का भी ये गाइडेंस है कि ये 2.5% तक आके स्टेबलाइज हो जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20.7 है अभी, जो काफ़ी अच्छा है। जैसे जैसे लोन बुक की ग्रोथ होगी वैसे वैसे प्रोविजंस का और जैसे जैसे प्रोविजंस कम होंगे वैसे वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ेगा और जैसे जैसे PAT बढ़ेगा ROE भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कि ये 25% तक भी चला जाए। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ये हिस्टोरिकली 5.5% के आसपास ही रहा है। नेक्स्ट इज सेगमेंट एसेट क्वालिटी। तो लास्ट क्वार्टर में होम लोन्स के ग्रॉस NPS थे 1.8% और गोल्ड लोन्स का था 0.9%। ये नंबर्स इन जनरल अच्छे नंबर्स हैं। ये होम लोन्स और गोल्ड लोन्स दोनों सिक्योर्ड लोन्स में आते हैं और सिक्योर्ड लोन्स को बिजनेस लोन से कंपेयर करेंगे जो कि तीसरा वर्टिकल है कंपनी का, उसमें 6.6% के NPS है और माइक्रो फाइनेंस में 3.6% के NPS है। NPS को ऑब्जर्व करेंगे तो FY17 से ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन ओवरऑल NPS 2.79% है, जो कि अच्छा साइन है। अगर मैनेजमेंट का गाइडेंस भी हम ध्यान में रखेंगे तो उनके अकॉर्डिंग भी ये अप्रॉक्सीमेटली 2.5% के आसपास स्टेबल होना चाहिए। अभी कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट में ये 3.7% है, लेकिन इस सेक्टर का सिग्निफिकेंस कंपनी में धीरे धीरे कम हो रहा है। बिजनेस लोन 6.6% दिखा रहा है, लेकिन कोविड की वजह से इसमें सिग्निफिकेंट जंप आ गया था। जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन बेटर होगी ये नंबर भी कम होंगे। माइक्रो फाइनेंस भी कोविड की वजह से काफ़ी इम्पैक्ट हुआ था। बिजनेस लोन्स और माइक्रो फाइनेंस लोन्स रिस्कियर लोन्स है एज कम्पेयर टू होम एंड गोल्ड लोन्स, बट फिर भी बिजनेस लोन्स में 75% इसमें सिक्योर्ड है। अभी हम देखेंगे प्रोविजनिंग अक्रॉस सेगमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DPD, इसका मतलब होता है डेज पास ड्यू। 90+ DPD का मतलब ये हुआ कि ड्यू डेट के बाद 90 डेज तक कोई भी पेमेंट या इंटरेस्ट नहीं आया, तो बेसिकली ये सब डिफ़ॉल्ट्स में आ जाते हैं। तो होम लोन्स में 194 करोड़ के डिफ़ॉल्ट्स है, बिजनेस लोन्स में 344 करोड़, और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो टोटल इनकी प्रोविजनिंग है अप्रॉक्सीमेटली 1246 करोड़। इनके टोटल बैड लोन से अप्रॉक्सीमेटली 884 करोड़ और उसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोविजनिंग कर रखी है अप्रॉक्सीमेटली 1246 करोड़। तो ये बताता है कि अहेड ऑफ द टाइम इन्होंने अपने रिस्क को कितने अच्छे से मैनेज किया है। RBI के रूल्स के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 490 करोड़ की प्रोविजनिंग होनी चाहिए एट मिनिमम, पर इनकी प्रोविजनिंग उससे कई ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको बता चुका हूँ 1246 करोड़। RBI का एक सर्कुलर आया था 12 नवंबर 2021 को, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है। उसके चलते RBI ने
एनपीएस के रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। अगर वो इंक्लूड करते हैं तो ग्रॉस एनपीए 935 करोड़ होगा, जो कि अभी 844 करोड़ है। लेकिन अगर आरबीआई के न्यू सर्कुलर को भी कंसिडर करेंगे, जिसकी वजह से ग्रॉस एनपीए 935 करोड़ हो सकता है, फिर भी प्रोविजनिंग उससे ज़्यादा है, 1246 करोड़। और 1246 बाय 935 अप्रॉक्सीमेटली 133% प्रोविजन कवरेज रेशियो होगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे की स्ट्रेंथ के बारे में। तो आईआईएफएल फाइनेंस ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया है और ज़्यादा फोकस रिटेल बुक पे है, जो कि इनकी ओवरऑल बुक का 95% है। जो लोन्स पहले कमर्शियल और रियल एस्टेट और व्हीकल्स के लिए दिए जाते थे, वो अब होम लोन्स और गोल्ड लोन्स में ज़्यादा दिए जाते हैं। एक और नोट करने वाली बात यह है कि अगर आप रिटेल बैंकिंग कर रहे हो तो ब्रांचेस ज़्यादा खोलनी पड़ती है। लास्ट 5 सालों में आईआईएफएल फाइनेंस ने 1161 से बढ़ाकर 3000 प्लस ब्रांचेस कर दी है, और लास्ट 9 महीनों में इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करे और 554 ब्रांचेस खोली है। नेक्स्ट, को लैंडिंग एंड असाइन्ड एसेट्स। को लैंडिंग में ये होता है कि बैंक के साथ पार्टनरशिप लैंडिंग करते हैं, मतलब लोन को आईआईएफएल सोर्स करेगी फॉर बैंक्स, और वो लोन बैंक की बैलेंस शीट पे चला जाता है। आईआईएफएल उसमें कुछ प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है और इंटरेस्ट में से उसका कुछ कट आईआईएफएल के पास चला जाता है, अराउंड 15 to 20%। टोटल एयूएम का 26% असाइंड एसेट है, और मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि आने वाले 3 से 4 सालों में को लैंडिंग एंड असाइंड एसेट को 50% ऑफ द बुक तक लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे आईआईएफएल के लिए रिस्क बहुत कम हो जाएगा। थर्ड इज़ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। 66% ऑफ book is home and gold loans, which are very secure by nature, and NPS are very low in this. 15% book is business loans, out of which 76% are secured. Fourth is adequate liquidity. तो इसमें इनका CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये 25% है, उसमें से Tier 1 कैपिटल 18% है। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग ये 10% होना चाहिए, पर इन्होंने इसको 18% के अराउंड मेंटेन करके रखा है। इसका पॉजिटिव ALM है। ALM मतलब एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। ये मैंने पहले भी बताया था कि IL&FS क्राइसिस में एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हुआ था, जिसकी वजह से लोन चुकाने में काफ़ी कंपनीज को प्रॉब्लम्स आई थी। कोई भी टाइम बकेट आप उठा के देख लोगे, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, उसमें इनके पास एसेट सरप्लस में है एज़ कम्पेयर टू देयर लाइबिलिटीज़। IIFL का मैनेजमेंट बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। इन्होंने 1000 करोड़ के AUMs को इन 2010 अभी तक ये कर दिए 46,000 करोड़। इन्होंने टाइमली डीमर्जर्स किए हैं, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करी है, और 2018 में कुछ कमर्शियल व्हीकल्स में कुछ इश्यूज आ गए थे तो उसको टाइमली बंद भी किया है। इन्होंने एडिक्वेट प्रोविजनिंग करी है, और ये सारे साइंस बताते हैं कि मैनेजमेंट ने कितनी अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया है। अब हम पीयर कंपैरिजन करते हैं होम फाइनेंस बुक का। यहाँ हमने आईआईएफएल से कुछ कंपनीज कंपेयर करी है, आवास फाइनेंस, एप्टेस, कैनफिन होम्स, और हम देखेंगे इन कंपनीज का कंपैरिजन में आईआईएफएल कहाँ स्टैंड करती है। ये नंबर Q2 FY22 तक के हैं, और हमने Q3 के नंबर्स इंक्लूड नहीं किए। आईआईएफएल की होम लोन बुक 15,1700 करोड़ है। कैनफिन की सबसे ज़्यादा है 23,584 करोड़। आईएफएल का प्रॉफिट इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY22 270 करोड़, आवास का रहा 152 करोड़, कैनफिन का 234 करोड़, और एप्टेस का 160 करोड़। ROA पे नज़र डालेंगे तो आईएफएल का बेटर है एज़ कम्पेयर टू आवास एंड कैनफिन। एप्टेस का ये काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 7.43%। अब AUM ग्रोथ अराउंड 19% है, जो कि बेहतर है कैनफिन होम से। और ROE देखेंगे तो ROE इनका होम बुक का है, होम लोन बुक का है 21%, जो उसके पीयर से काफ़ी बेहतर है। इसमें IIFL का डेट टू इक्विटी जो है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवास एंड एप्टेस। लेकिन जब IIFL एंड कैनफिन को कंपेयर करेंगे तो IIFL का ROE है 21% एट डेट टू इक्विटी रेशियो 6, और कैनफिन का सिर्फ 16.43 है एट डेट टू इक्विटी रेशियो 7.3। आवास के मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि वो डेट को इंक्रीज़ करेंगे, तो उनका डेट टू इक्विटी रेशियो और ROE यहाँ से बढ़ सकता है।
तो ये IIFL के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पीयर्स। IIFL के NPS थोड़े हाई साइड पर है एज़ कम्पेयर टू अदर 3। अगर इनका वैल्यूएशन देखेंगे मार्केट कैप के हिसाब से तो IIFL का प्राइस टू बुक रेशियो है 2.10 और आवाज़ और एप्टेस को देखेंगे तो उनका प्राइस टू बुक उनको मिल रहा है 9.15 टाइम्स और 7 टाइम्स। इवन कैनफिन होम्स को मिल रहा है 2.9। पीई रेशियो पर नज़र डालेंगे तो IIFL का 11, आवाज़ का 68, कैनफिन का 17, एप्टेस का 84। IIFL के वैल्यूएशन के जो नंबर्स है वो लास्ट 3 रोज में मेंशन्ड है, वो पूरे ग्रुप के नंबर है, नॉट ओनली फॉर होम लोन्स। अब IIFL की होम लोन बुक का फेयर वैल्यूएशन क्या होगा ये हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। अब हम इसकी गोल्ड लोन बुक का कंपैरिजन करते हैं विथ मन्नापुरम एंड मुथूट। तो गोल्ड लोन बुक देखेंगे तो IIFL की है अप्रॉक्सीमेटली 13,600, मन्नापुरम की 18,700 और मुथूट की 55,146 करोड़। अगर परसेंटेज यील्ड देखेंगे तो IIFL का 17.3%, मन्नापुरम का 25% और मुथूट का 22%। अब हम अगर H1 FY22 का पैट देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो IIFL का है 200 करोड़, मन्नापुरम का 780 करोड़ और मुथूट का सबसे ज़्यादा 1965 करोड़। परसेंटेज ROA देखेंगे तो मुथूट का हाईएस्ट है 7%। ग्रोथ इन गोल्ड लोन्स अगर हम देखेंगे तो IIFL का हाईएस्ट है 40%। IIFL का ROE 18% है, मन्नापुरम का 21 और मुथूट का 28%। तो IIFL का एज़ कम्पेयर टू मन्नापुरम और मुथूट ROE इतना बुरा भी नहीं है। डेट टू इक्विटी अगर हम देखेंगे तो IIFL का सबसे ज़्यादा है 7% एज़ कम्पेयर टू मन्नापुरम एंड मुथूट। सारे पैरामीटर्स में मन्नापुरम और मुथूट की अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन NPS को देखेंगे तो उसमें IIFL की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। IIFL का गोल्ड लोन बिजनेस थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मन्नापुरम एंड मुथूट। IIFL जनरली बिजनेस को टारगेट करता है गोल्ड लोन के लिए और इसके गोल्ड लोन का टेन्योर भी IIFL का हायर है एज़ कम्पेयर टू अदर 2। तो इसकी वजह से इसका ROA एंड ROA भी कम है एज़ कम्पेयर टू मन्नापुरम एंड मुथूट। अगर हम वैल्यूएशंस पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि मन्नापुरम का प्राइस टू बुक रेशियो कम है 1.34 और इसको मार्केट अभी इतना वैल्यू नहीं दे रहा है एज़ कम्पेयर टू IIFL एंड मुथूट। इसका रीज़न ये है कि मन्नापुरम का माइक्रो फाइनेंस का भी बिजनेस है और वो बिज़नेस अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें NPS काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मार्केट मन्नापुरम को मुथूट जितना वैल्यूएशन नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट हम इसके सेगमेंट वाइज वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हैं और एज़ पर आवर अंडरस्टैंडिंग और पीयर कंपटीशन के हिसाब से हम ये भी देखेंगे कि इसका फेयर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए और आने वाले 2-3 सालों में इसका वैल्यूएशन कहाँ तक जा सकता है। IIFL का होम बुक वैल्यू है 2150 करोड़। अब हम ये मानते हैं कि इसका प्राइस टू बुक 5 टाइम्स का मिलना चाहिए और ये हमने इसलिए माना है बिकॉज ROA ROE और AUM ग्रोथ बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कैनफिन होम्स और कैनफिन का प्राइस टू बुक 2.9 है। आवास और एप्टेस के नंबर्स कैनफिन होम से बेहतर है, सो इसका वैल्यूएशन कैनफिन से ज़्यादा होना चाहिए मगर आवास और एप्टेस से कम। तो कैनफिन होम्स को 2.9 का PB मिल रहा है, तो IIFL की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए मगर उसकी वैल्यू 9.15 और 7 से कम होनी चाहिए जो कि आवाज़ और एप्टेस के PB वैल्यूज़ है। तो इसलिए हमने इसको 5 अज्यूम किया है। 5 टाइम्स बुक के हिसाब से 2150 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 10,750 इसकी होम लोन बुक्स का। सिमिलरली हमने गोल्ड लोन्स को भी देखते हैं, तो गोल्ड लोन्स में हमने इसके प्रॉफिट के हिसाब से इसका वैल्यूएशन करने की कोशिश करी है। ये हमने कंसोलिडेट में से होम और माइक्रो फाइनेंस और रियल एस्टेट लोन्स के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके निकालने की कोशिश की है। ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है पर अप्रॉक्सीमेटली इतना ही होना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ का अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ का प्रॉफिट था, तो हम पूरे साल का मान सकते हैं 400 करोड़। इसका हमने फेयर पी लिया है 6 टाइम्स। 6 इसलिए माना है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मन्नापुरम का पी है अप्रॉक्सीमेटली 6.94 और मुथूट का है 13.6।
बट मन्नापुरम और मुथूट के ROE एंड ROA बेटर है IIFL से। तो हम ये सोच सकते हैं कि मन्नापुरम और मुथूट से इसका वैल्यूएशन कम होगा, इसलिए हमने इसको मन्नापुरम से कम 6 मान के इसकी आगे एस्टिमेट और कैलकुलेशन करिए। तो इसकी गोल्ड लोन बुक का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 400 इंटू 6, दैट इज 2400 करोड़। अब हम बिजनेस लोन्स और माइक्रो फाइनेंस बुक को देखते हैं। तो टोटल लोन बुक इसकी है 11,600 करोड़, बुक वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1,500 करोड़। टोटल ओवरऑल, तो ये हमने कैसे निकाला है कि टोटल ओवरऑल बुक वैल्यू ली है, उसमें से होम लोन और गोल्ड लोन को माइनस किया है, और ये मान सकते हैं कि इधर प्राइस टू बुक ऑलमोस्ट 0.8 टाइम्स मिलेगा, बिकॉज ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट नहीं है और उसमें डिफ़ॉल्ट्स और NPS होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मार्केट भी इस बिज़नेस को कम वैल्यूएशन देगा। तो उसके अकॉर्डिंग 1,500 इंटू 0.8, दैट इज़ 1,200 करोड़ मार्केट कैप इसका हो जाएगा। तो टोटल फेयर मार्केट कैप हो जाना चाहिए 10,750 प्लस 2,400 प्लस 1,200, दैट इज़ 14,350 करोड़। अब तो टोटल मार्केट कैप फेयर वैल्यू है 14,350 करोड़, बट जनरली मार्केट कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट भी देता है। तो अगर 15 to 20% कॉन्ग्लोमरेट डिस्काउंट माने तो अभी का जो मार्केट कैप है वो फेयर है। बट इवन इन द केस ऑफ अर्निंग ग्रोथ जो अराउंड 20% तक आ सकती है, उसमें री रेटिंग हो सकती है, एंड स्टॉक प्राइस भी अर्निंग्स के इक्विवेलेंट CAGR से बढ़ सकता है। राइट में इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन देखते हैं। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि अगले 3 सालों में ये 25% CAGR से लोन बुक बढ़ाएंगे। अब कंजर्वेटिव बेसिस पे हम ये एस्टिमेट लेके चल सकते हैं कि ये 17% से बढ़ेगा, और अभी करेंट लोन बुक है 44,249 करोड़। 17% CAGR से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अगले 3 साल में इसकी लोन बुक हो जाएगी 71,000 करोड़। अब ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट फाइनेंशियल मैट्रिसेस और मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि ROE और NPS ये सिमिलर लेवल पर स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि प्रॉफिट और मार्केट कैप भी 17% CAGR से बढ़ेंगे। अभी का फेयर मार्केट कैप हमने 14,350 माना है। अगर 17% CAGR से कैलकुलेट करेंगे तो 3 साल में ये 23,000 करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंच जाना चाहिए। अभी का मार्केट कैप है इसका 12,445 करोड़, और हमारी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये अगले 3 साल में 23,000 तक पहुंच जाना चाहिए, तो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 23% CAGR से इसकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट इज की बिजनेस रिस्क। बैंक्स अभी एग्रेसिवली गोल्ड लोन्स में एंट्री कर रहे हैं, तो बैंक्स के पास ये एडवांटेज है कि उनका कॉस्ट ऑफ फंड कम रहता है एज़ कम्पेयर टू NBFCs। नेक्स्ट इज अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट की अगर कोई अनफेवरेबल पॉलिसी आ गई तो वो भी एक रिस्क है। थर्ड इज लोअर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। फोर्थ इज COVID-19 वेव्स एंड फर्दर लॉकडाउन्स। नंबर फिफ्थ है लिक्विडिटी चैलेंजेस। तो फॉर एग्जांपल IL&FS क्राइसिस में हमने देखा था कि उस टाइम के NBFCs को फंडिंग में कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। सिक्स्थ इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का रोल किसी भी बिजनेस में सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन फाइनेंशियल्स में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या चल रहा है ऑपरेटिंग लेवल पे वी एज ए इन्वेस्टर कैन नेवर नो। तो ये मैनेजमेंट का फैक्टर जितना पॉजिटिव हो सकता है उतना नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।